हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब सारी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आ जाइए। यूथ नंबर 102 102 102 आपका सेंचुरी के आगे चल रहा है अब। और ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट भी हो जाएगा। हम लोग का साथ बना रहा सबका तो कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, पहले यूथ कंप्लीट होगा तभी कुछ होगा। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना है, समझाना है, तो मैं 2 वीडियो दे दूंगी। लेकिन यूथ बंद नहीं होगा तब तक जब तक इसका लास्ट पेज ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कल था 156। आई विश, हाँ 156 था। अनौपचारिक शिक्षा के उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए शिक्षार्थी अभिमुख। हम लोगों ने उत्तर देखा था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 157। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या यूथ में या कोई भी नई बुक है या कुछ भी, तो उसमें ये समस्या है जब कभी भी सीरियल से कोई जो है मुहिम है, कोई योजना है, कोई व्याख्यान है, कोई पत्र है, तो उसका डेट ज़रूर देना चाहिए अगर जो है आंसर दिया जा रहा है। तो उससे क्या हो जाता है ना, क्लियरिटी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और इसमें यही क्या होता है, बस आंख बंद करके ऊपर नीचे लगा दिया। मुझे जैसे लगता है कि वो हम लोग करते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, और जिस पे 100 आया वही आगे कर दिया, वैसा ही लगता है इसमें कभी कभी मुझे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण शिक्षण मुहिम, युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, किसान प्रकार्यात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट, ये आपको बताना है कि किस वर्ष क्या आया और सही क्रम में लगाना है। सही क्रम का मतलब सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ठीक है, चलिए पहले तो आप लोग डेट जो है नोट कीजिए। सभी लोग नोट कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब आया था? 2 अक्टूबर 1978। ठीक है। ग्राम शिक्षण मुहिम कब जो है आया था, मतलब कब जो है इसका जो है वो बना था। ठीक है, परिपत्र वाला चीज़ें हुई थी इसमें 1959। इसको कलर चेंज कर दूँ ना, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। 1959। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, थोड़ी सी हाँ ये चीज़ें हैं कि आप इसको समझ सकते हैं भाई। अनौपचारिक शिक्षा और युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, आप जब इसको आप सर्च करोगे बुक में अपने, जो है आप जो है गूगल में, तो आपको ये देखने को सुनने को मिलेगा कि अनौपचारिक शिक्षा और युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा एक ही साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो भारत में जो शुरू किया गया था जो है अनौपचारिक शिक्षा, यानी गैर औपचारिक या अनौपचारिक, इसको दोनों बोलते हैं, ये शुरू किया गया था 1985 टू 1986, और ये भारत में शुरू किया था। ठीक है, उसके पहले और शुरू हो चुका था। इसके जो फादर हैं अनौपचारिक शिक्षा के, कौन है? जॉन डीवी। अनौपचारिक शिक्षा के फादर कौन है? जॉन डीवी। सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, कठिन है इसलिए। फादर हैं अनौपचारिक शिक्षा के जॉन डीवी। उन्हें लगा ऐसा कि जो है भैया देखो, जो लोग स्कूल पहुँच जा रहे हैं वो तो ले ले रहे हैं शिक्षा, लेकिन जो लोग एकदम ग्रामीण हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका में क्या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो पिछड़ा होगा, या जो है आपका इंग्लैंड में, या आपका जो है यूरोप में, या आपका जो है बहुत सारे देश हैं जो हम लोग के लिए बहुत बड़े बात होती है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो शायद अपने जीवन का बहुत अच्छा दिन समझेंगे, ऐसा हम लोग फील करते हैं ना। सब जगह ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर गांव है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों की चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, इंटरनेट नहीं है वहाँ पर, शिक्षा नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर कैसे शिक्षा पहुँचाई जाए, तो सोचा जॉन डीवी ने सबसे पहले। ठीक है, इसको बोलते हैं कि 1960 के आसपास ये सारी चीज़ें सोची गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पास की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1960 के करीब खत्म हुआ। ठीक है, 1860 के करीब आसपास द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सारा साम्राज्य इधर उधर हुआ, अपना बेकार जो भी चीज़ें हुई सब कुछ, और उसके बाद इसके बारे में सोचा जाने लगा। ठीक है, और सोचते सोचते काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन फिर भी भारत में जो शिक्षा शुरू हुई है 1985-86 में। किसान प्रकारात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट कब जो लागू हुआ, वो हुआ कब आपका 1967 टू 68।
ठीक है, ये 68, ठीक है, ये आपका है। अब आपको लगाने में बहुत आसान हो जाएगा। आपको ऑप्शन जो आंसर दिया है बिल्कुल मत देखिएगा, गलत दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आ जाता है 1959 यानी कि नंबर 2, उसके बाद 1978 है, ये 1968 है यानी कि 1967 68 है यानी कि नंबर 4। उसके बाद आपका क्या आ जाता है 1978 यानी कि नंबर 1। उसके बाद क्या आ जाता है आपका 1985 86 यानी कि नंबर 3। ये आपका आंसर है 2 4 1 3, यही आपका आंसर है। प्लीज़ इसी आंसर को कंसीडर कीजिएगा, अपना देख लीजिए, सारे डेट वगैरह नोट कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में देख लीजिए 3-3 4-4 मिनट लग जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, कक्षा को उपलब्ध हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो, पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो और जो है कक्षा और शिक्षक दोनों उपलब्ध हो, पढ़ने वालों को सुलभता हो तो ही जो है सब कुछ सही हो सकता है, और तो सारी चीज़ें बढ़िया ही होती हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सबको पता है अनौपचारिक का जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, पहले तो लचीला होना चाहिए, दूसरे सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनौपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक, निराकार और सैद्धांतिक, वातावरण अनुसार और अध्यापक केंद्रित। तो लोकतांत्रिक अनौपचारिक शिक्षा लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के ऊपर निर्भर हो, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, वातावरण के अनुसार भी हो, अध्यापक के केंद्र भी। भाई अध्यापक के केंद्रित ही ना हो तो अध्यापक क्या समझाएगा? शिक्षण, शिक्षक और शिक्षार्थी सारे केंद्र एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन निराकार और सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। सिद्धांत से अगर अनौपचारिक शिक्षा चलेगी तो चल ही नहीं पाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए उचित रहेगा। गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों और नीतियों की सिफारिशों के वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबका आप लोग को क्या करना है, मैं जो है डेट बोलूँगी, आपको डेट नोट करना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 2013 में क्वेश्चन आया था, तो पहली शिक्षा राष्ट्रीय नीति की बात हो रही है। और वो पहली शिक्षा राष्ट्रीय नीति अगर आपकी बनी थी तो कब बनी थी? ये 1968 में ही पहली शिक्षा राष्ट्रीय नीति जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी 1968। वो बात अलग है कि लॉर्ड मैकाले वाली की ही नीति को अपनाया गया था, लेकिन ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया था वो 1968 में। पहले लॉर्ड मैकाले के ऊपर ही चला आ रहा था, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा था उसमें। उसके बाद फिर शिक्षा नीति चेंज की गई 2020 के पहले 1968 में, ठीक है। तो इसके बाद में कोठारी आयोग कब लागू होता है? कोठारी आयोग आपका जो है वो 14 जुलाई 1964। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 1968 में बनी। नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हुई? वो 1986 में, ठीक है। उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ जोड़े गए, कुछ ऐसा कुछ वैसा, जो चीज़ें सही लगी वो तो 2020 से बना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली, ठीक है। 2020 में बहुत सारी चीज़ें बदली। 2020 समझ लो ना, 2020 शिक्षा नीति, बहुत सारी चीज़ें। नेट का एग्ज़ाम देने तो 5 क्वेश्चन तो आप अपना तय रखिए कि 2020 से आना ही आना है। टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी कम से कम 2 क्वेश्चन तय रखिए कि 2020 से आना है। पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं कम से कम 2 क्वेश्चन 2020 से आना है। एलटी का एग्ज़ाम भी 2020 से आना ही आना है। शिक्षा नीति की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इन सब से आना ही आना, आप कुछ करो ना करो, आपकी मर्जी हो ना हो, आएगा ही आएगा और सॉल्व करना ही करना है आपको, ठीक। इसलिए सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आपके लिए नंबर बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसको फटाफट मिला लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या? कोठारी आयोग। सबसे पहले कौन सा आयोग आ जाता है? कोठारी आयोग, मतलब 2। उसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आप ले लीजिए नंबर 1, या आप तीसरा ले लीजिए, लेकिन पहला ही ले लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाएगी आपकी, जो कि है 3, और इसके बाद 9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाएगी, यानी कि जो है 2 4। ये आपका है ऑप्शन सही। और ये जितनी डेट है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाइए।
भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, लोच में होना चाहिए। तो वैयक्तिक भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पहले तो लोचपूर्वक होना ही चाहिए, लोचपूर्ण होना ही चाहिए। पाठ्यक्रम की बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षा की बात नहीं हो रही। तो पाठ्यक्रम औपचारिक होना चाहिए, अनिवार्य है। लोचपूर्ण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिना लोचपूर्ण के ही चल दिए हैं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और लंबा पाठ्यक्रम होगा, पढ़ने का मन नहीं करा। अनौपचारिक पाठ्यक्रम होगा, कहीं कुछ उठा के दे दिया, मान लीजिए हिंदी के सब्जेक्ट में मैथ दे दिया, मैथ के सब्जेक्ट में साइंस दे दिया, तो ये नहीं ठीक है, अनौपचारिक माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही चला जाएगा। बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक ऊर्जा साधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भू ऊष्मिक ऊर्जा, पेट्रो रसायन ऊर्जा। कौन से ऐसी ऊर्जा है? तो आपको पता है अनौपचारिक सौर ऊर्जा है, आप जब मन करे आप सौर से ऊर्जा ले लें। पवन ऊर्जा है, आप पवन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समुद्री ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और आपकी भू ऊष्मिक ऊर्जा जमीन की ऊर्जा है। पेट्रो रसायन ऊर्जा औपचारिक है, खरीदना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती है। लेकिन ये सारी ऊर्जा आपको मिल जाती है। देखिए अब ऐसे तो घर बैठे समुद्र की ऊर्जा नहीं मिल जाएगी, लेकिन जब समुद्र में हम लोग जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा तो डेली की डेली हम लोग ले ही रहे हैं, एक प्लेट ले आकर लगा लेते हैं। आजकल LED लाइट्स आती हैं, ठीक है। गाँव देहात में अगर आप चाहें तो बल्ब ले लें और उसको दिन भर चार्ज करें और फिर जो है शाम को जलाएं, ठीक। तो ऐसी बहुत से लैंप आते हैं, आजकल टेबल लैंप्स आते हैं, सब कुछ सौर ऊर्जा के आते हैं। तो आपका 1 2 3 4 आपका ऑप्शन जो सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और बढ़िए आगे। प्रौढ़ों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान का आपका क्या है कि जो है बच्चा कम से कम क्या हो जाएगा, 6 से उम्र का रहेगा, कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक की उम्र होगी, यानी कि 13 साल का बच्चा रहेगा। इस उम्र से बच्चे को पढ़ाना ही सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत आता है प्रौढ़ों के बीच प्रकारात्मक शिक्षण, ठीक है। एंडोगॉजी या एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण के अध्ययन आता है? कल भी मैंने बताया था, आप इसे समझ सकते हैं इंदिरा गांधी, और ये आ जाता है आपके प्रौढ़ से। इंदिरा गांधी शिक्षण वैसे भी प्रौढ़ से ही जुड़ा है, एंडोगॉजी भी प्रौढ़ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो है दोनों आपको मिलता जुलता है, आप दोनों को जोड़ सकते हो, दोनों को समझ सकते हो, दोनों एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा से एंडोगॉजी आपका मेल रखता है, ठीक है। आ जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे? आप सबको पता है, कृषकों के बीच में व्यवसाय को बढ़ाना, कृषकों को जो है प्रशिक्षण देना, अभी भी दिया जाता है, किस प्रकार से दवा छिड़कनी है, किस प्रकार से क्या करना है खेतों के लिए। तो इस काम के लिए कृषि बीज के व्यवसाय प्रशिक्षण को बढ़ाना है, इसे बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति मतलब कि आपके एक के अनुसार एक होती है, मतलब कि चक्र विस्तार करना है तो थोड़ा सा ये चीज़ करनी है, फिर थोड़ा सा ये चीज़ करनी है, वो चक्र अनुसार होता है, ठीक है। परियोजना अनुबंध पूर्णता मूल्यांकन व पुनर्निर्वेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निर्वेश का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। देखिए सही बात है, पहला तो ये विस्तार कार्यक्रम परियोजना जो होता है वो चक्र प्रवृत्ति में होता है, मतलब गोलाकार होता है कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर खत्म हो जाता है, फिर वहाँ से ऐसा सर्कल शुरू हो जाता है। ये अपनी जगह सही है। और परियोजना अनुबंध पूर्णता मतलब अनुबंध होगा, नियम होगा, ठीक है, मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन करने के बाद उसका फीडबैक मिलेगा, यानी कि पुनर्निवेश मिलेगा और फीडबैक मिलेगा। फीडबैक में अच्छा हो जाता है, फिर पुनर्निवेश होता है, यानी फिर उस चीज़ को डाला जाता है। जैसे सपोज दैट आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग अपने घर को देखते हैं, ठीक है, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक, अपने बच्चे को हमने पढ़ाया, क्या किया, पहले बच्चे को बुक निकलवाई बैग से, बच्चा पढ़ना शुरू किया, हमने उसके बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाया, उसका होमवर्क देखा, उसको जो मैंने होमवर्क दिया था उसको देखा, फिर
उस बच्चे को कुछ जो नहीं समझ में आ रहा था वो मैंने समझाया। फिर उसके बाद मैंने पूरा देखा, बच्चे को मूल्यांकन किया, बच्चे ने किस प्रकार से बुक कॉपी रखी थी, कवर वगैरह चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था। फिर मैंने बच्चे को पूछा कि बेटा मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया? बच्चे ने कहा हाँ समझ में आया। फिर मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछा, बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, हाँ मम्मा या हाँ मम्मी या हाँ मम्मा या अम्मा या माँ या अम्मी या कुछ भी, हाँ मुझे समझ में आ गया। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन समझ में उसको आ गया, उसने उत्तर दे दिया, ये आपका हो गया मूल्यांकन। मूल्यांकन हो गया आपका। फीडबैक बच्चे ने दे दिया कि हाँ मम्मी मुझे तो पूरा समझ में आ गया, मैंने सब कुछ एकदम ध्यान से देख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप पुनर्निर्देश करेंगे बच्चे में, यानी कि कल आप दूसरा चैप्टर उसका लेकर बैठेंगे और कल आप दूसरा चैप्टर उसको समझाना शुरू करेंगे। सेम थिंग पहले की तरह होगी। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। ठीक है, पुनर्निर्देश का प्रयोग भविष्य के कार्यक्रम नियोजन के लिए किया जाता है। आप उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर को आप क्या करते हैं, आपको पता कि ये बच्चा चैप्टर पढ़ लेगा तो कल इसके एग्जाम में काम आएगा, नहीं कि भविष्य के लिए आप उसके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाता है, ऑप्शन आपका दोनों बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही व्याख्या दिया हुआ है। तो आपको क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर कि ए सही है और आर भी सही है, ए आर की सही व्याख्या है। इतना बड़ा आपको उदाहरण मैंने समझाया, हो सकता है समझ आ गया हो। भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापना हुई, किसकी बात पूछी जा रही है, ये शायद आप लोग को भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अब इस कन्फ्यूजन में देखिए भारतीय विस्तार शिक्षा, ठीक है, विस्तार शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही। भारतीय औपचारिक विस्तार शिक्षा नहीं, अनौपचारिक शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का ऊंचा स्तर ऊंचा उठा। ठीक है, किस वर्ष में स्थापना हुई, किसकी बात हो रही पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ों को बता देती हूँ, दोनों डेट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आंसर लिख लीजिए इसका कि भारत में जो विस्तार शिक्षा है वो 1968 की है, यानी कि 1968 है। और आपकी जो औपचारिक शिक्षा है वो 1880 या 85, 18 और 85, इसलिए 80 और 85। ठीक है, एक मिनट दूसरे कलर से लिख देती हूँ मैं। औपचारिक शिक्षा की बात कर रही हूँ, 1880 या 85। ठीक है, 85 इसलिए 85 या मैं बोल रही हूँ क्योंकि समाजशास्त्र की शिक्षा भारत में औपचारिक रूप से शुरू हुई 1990 से, समाजशास्त्र की। इंग्लिश की शिक्षा औपचारिक रूप से शुरू हुई 1883 में। ठीक है, 1883 में। कहीं आपको 80 मिलेगा, 85 मिलेगा। ठीक है, तो आप 1880 समझ लीजिए इसको और 1968 समझ लीजिए इसको। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर कुछ नहीं दिया जा सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है पढ़ने लिखने की दक्षता विकास, गणित की समस्या सुलझाने की, आय उत्पादन की। तो क्रियाशीलता साक्षरता जो होती है वो सारी चीज़ों को क्या करती है, आपके समझने में, आपके आय उत्पादन में, दक्षता में, सब में आती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्रियाशील साक्षरता का परिणाम है जीवन गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा, वातावरण का संरक्षण। ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस में अध्यापन या अध्ययन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। आपका फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है, इसमें ये सारी चीज़ें तयशुदा पाठ्यक्रम होता है। आपको इतना पढ़ना है, इतने टाइम पे पढ़ना है, आपको विद्यालय पहुंचना है। विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो आपकी काम नहीं पूरा होगा, आपको कॉपी नहीं मिलेगी, आपको बुक नहीं मिलेगा, आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द के कर्सर से उद्भूत है। कर्सर से ये उद्भूत है या उद्गम इसका हुआ है, तो क्या होता है, दौड़ना, सीखना, पढ़ना, लिखना, उपरोक्त सभी। कर्सर, कर्सर समझोगे, कंप्यूटर में भी एक होता है कर्सर, भागता रहता है हमेशा, दौड़ता रहता है हमेशा। तो कर्सर किससे होता है, पाठ्यक्रम कर्सर से लिया गया है, दौड़ने से लिया गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम सीखना और पढ़ने लिखने में नहीं आता, पाठ्यक्रम चलता रहता, हम लोग उस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों पेज धूमिल है, जबकि धूमिल था नहीं, लेकिन फिर भी है, कोई बात नहीं। पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध क्या होता है? संस्कृति संरक्षण के सिद्धांत से, दर्शन के सिद्धांत से, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाएंगे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। क्रियात्मक पक्ष की कार्यसूचक क्रियाएं हैं स्वीकार करना, प्रभावित करना, निर्मित करना, प्रारूप बनाना और प्रत्यास्मरण करना, व्याख्या करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या करना है बताएं। तो क्रियात्मक पक्ष को कार्यसूचक क्रियाएं क्या है कि आप कोई चीज़ बनाएंगे, किसी चीज़ का प्रत्यक्ष स्वरूप बनाएंगे, प्रारूप बनाएंगे। ये क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है। क्रियात्मक विकास तभी होगा, किसी चीज़ को देख लेंगे नहीं हो पाएगा, किसी चीज़ को सुन लेंगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जब तक खुद प्रारूप नहीं बनाएंगे, आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्या हो जाएगा? निर्मित करना, प्रारूप बनाना। औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए कक्षा कक्ष उपलब्ध है, शिक्षक उपलब्ध है, सीखने वालों को सुविधाजनक हो ऐसा होना चाहिए। कक्षा कक्ष और शिक्षक दोनों उपलब्ध हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा सीखने वाले की ऊपर डिपेंड होता है, उसको अच्छा लगे, उसको सीखना पसंद आए। भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो भारत में केरल जो है ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करता है, इसीलिए केरल जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, प्रदेश है। निश्चित पाठ्यक्रम तथा जो है निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? आप सबको पता है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए: साधारण, व्यवहार परक, लोचदार, आधारभूत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा व्यवहार परक और लोचदार दोनों है, लेकिन अभी यहाँ पर लोचदार है तो पाठ्यक्रम लोचदार होना चाहिए। ठीक है, लोचदार मतलब ऐसा हो जो समझ में आए, ऐसा ना हो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए। जैसे कि होता है कि किसी को, मान लो मैं ही हूँ, होम साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, फिजिक्स की बुक लाकर मेरे सामने रख दोगे आप और 10th की फिजिक्स आप दे दो, 6th 7th 8th तक तो थोड़ी समझ में आ भी जाए, 10th तक की आप फिजिक्स की बुक लाकर दे दो, तो उसको मैं जब पढ़ूंगी या मुझे कोई पढ़ के सुनाएगा या समझाएगा तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा। वो लचीला मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, सबको पता है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? एलसी कलसे, ओपी धामा, डी एंस मिंगर होना चाहिए, एमसी बुरेट होना चाहिए, बताएं। आंसर क्या जाएगा? एलसी एलडी कलसे। ठीक है, ना ओपी धामा ने कहा है ना एस मिंगर ने कहा है, आप देख लीजिएगा बुक में, पढ़ लीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है और शैक्षणिक गतिविधि होती है, बता रहा है। अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है आपकी, ये क्या होती है आपको ही बताना है और आप ही बताएंगे। पहली बात तो होती है, चलो ठीक है, संगठन के रूप में होती है, मान लो संगठित होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला जा रहा है? व्यवस्थित होती है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बनती है, ठीक है, मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शैक्षणिक गतिविधि होती है। ठीक है, क्या शैक्षणिक गतिविधि होती है? ऐसी बात नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। अत्यधिक संस्थानिक होती है, मतलब इतनी इंस्टीट्यूशनल होती है कि आप बिल्कुल उसी पर डिपेंड हो जाओ, उस इंस्टीट्यूट पर। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और 2 यही दोनों आपका क्या है? सही है। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा बजट कम करना, विद्यालयों का एकाधिकार समाप्त करना, तो जनता में शिक्षा का प्रसार करना, ये आपके अनौपचारिक शिक्षा का काम है। ठीक है, चले, क्या है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह कितना होता है? प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है, हम लोगों ने कल देखा था 15 से 35 वर्ष। अनौपचारिक शिक्षा होती है लोच में सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म, मुखी, इनमें से कोई नहीं, लोच में और सीखने वाली शिक्षा होती है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से लाभ होता है राष्ट्रीय विकास का, आर्थिक विकास का, सामाजिक पुनर्गठन का, इनमें से सभी का होता है।
व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई हो, दवा वितरण, वैध शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना होता है। ये कौन सा होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं होती हैं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका क्या है कि जनसंख्या रोकने की बात होती है, शिक्षा देना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, आपको जो है पोषण संबंधी शिक्षा देनी होती है, उसको बताना पड़ता है। टीकाकरण है वो औपचारिक रूप से होता है, तो इसलिए औपचारिक अनौपचारिक सभी हैं। ठीक है, चलें। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आप सबको पता है कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन, गैर औपचारिक एवं शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। शालेय मतलब विद्यालय से पूर्व। ठीक है, इसके बाद आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण, एकीकृत बाल विकास जो आपका है ICDS 0 से 6 वर्ष, तो शालेय ही है, पूर्व शालेय ही है। ठीक है, पूर्व शालेय मतलब विद्यालय से पहले की बात हो रही है। पाठशाला शाला बोलते हैं, और पूर्व शालेय मतलब पाठशाला से पहले, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, गैर औपचारिक, शालेय और पोषण शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित होता है साक्षरता पर, सर्ववर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं और कौशल विकास पर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित होता है साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास हेतु, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर सही कीजिएगा प्लीज। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु, अनुभव, मानसिकता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आयु देखा जाता है, अनुभव देखा जाता है, मानसिक जो है योग्यता, भाई मानसिक योग्यता कितनी है। कोई बहुत तेज है तो उसको अच्छी चीज़ें ऐसी सिखाई जाएंगी जो वो करे, कोई कमज़ोर है तो उसको वो चीज़ सिखाएंगे जो उसके योग्य हो। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पाता, जो अशिक्षित है पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, जो पत्र व्यवहार कर सकता है पर कक्षा में नहीं जा सकता है। क्या हो जाएगा? तो जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकता, जो अशिक्षित है पर सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं है। भाई जो सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं है उसको हम नहीं दे सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक उसी को दे सकते हैं जो चाहता है लेकिन वो ले नहीं पाता है, उसी को। ठीक है, चलें। निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? बताना है। लचीला पाठ्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, योजनाबद्ध अधिगम, प्रतिपुष्टि। क्या जरूरी नहीं है ये बताइए। तो आप सबको पता है कि लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। अगर प्रतिपुष्टि नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा व्यक्ति सीखा कि नहीं सीखा? क्या नहीं होना चाहिए? योजनाबद्ध अधिगम। योजनाबद्ध अधिगम मतलब कि एक योजनाबद्ध अधिगम औपचारिक शिक्षा में होता है। लेकिन हाँ, इस सब निचोड़ से एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि योजनाबद्ध अधिगम भी चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि योजनाबद्ध अधिगम, मान लीजिए किसी को प्रौढ़ को किसी आप सिखा रहे हो, चलो ठीक है, आप ये प्रौढ़ शिक्षा से ना जोड़कर इससे समझो कि आप उसको कोई खेती करने की चीज़ सिखा रहे हो। ठीक है, मान लो केले का पेड़ लगाना सिखा रहे हो आप उसको, तो आप उसको बोलोगे कि आप एक काम करो, ये देसी केला मत लगाओ, आप जो है जाओ हाइब्रिड वाला केला लगाओ, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको व्यावसायिक खेती करनी है। ठीक है, आप जाओ वहाँ से लो, बढ़िया आपको पेड़ मिल जाएगा। आप थोक में लोगे तो आपके पेड़ अच्छे से मिल जाएंगे। आप लेकर आओगे, आप खेत तैयार करोगे, खेत में फला खाद डालोगे, उसके बाद खेत को और अच्छे से तैयार करो। केले में पानी ज़्यादा चाहिए तो पाइपिंग की व्यवस्था कर दो, जैसे खेतों में पाइप पड़ता है लंबे लंबे में, ऐसे कर दो। उसके बाद केले को लगाओ। लगाने के बाद केले को क्या करना है आपको कि जो है जब उसको पानी देना हो, जब सिंचाई करनी हो तो आप खोल दोगे, मोटर चला दोगे तो हर पेड़ पर पानी पहुंच जाएगा। उसके बाद ये तैयारी करो, जो जो चीज़ें होंगी वो समझाएंगे। योजनाबद्ध भी होना चाहिए, यानी कि आपकी सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें चारों चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर आंसर सही है। प्रतिपुष्टि थोड़ी सी
बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। क्या कि आपने प्रौढ़ को सिखा दिया, अब वो प्रतिपुष्टि देगा तो फिर बड़ी टाइम हो जाएगा ना, पूरा केले की खेती होगी, केले की खेती में साल भर लगता है, साल भर के बाद आपको प्रतिपुष्टि देने तो आ नहीं पाएगा। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन प्रतिपुष्टि जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक शिक्षा समय और आयु की दृष्टि से अधिक लचीली होती है। ऑप्शन क्या सही है और क्या गलत है, बताएं। अनौपचारिक शिक्षा आपका पूछ रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा जो है ये आपकी विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सही है। लेकिन क्या अनौपचारिक शिक्षा समय और आयु की दृष्टि से अधिक लचीली होती है? मतलब कि जो है आपकी जो शिक्षा है वो कोई जो है मान लो 40 साल का आदमी ले रहा है, तो क्या उसको आप बोल दोगे कि आप कुछ मत करो, बस बैठ के आप व्यक्ति को देखो जो काम कर रहा है? ऐसा होता नहीं, हर व्यक्ति को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। हाँ, बस इतना होना चाहिए, उसके व्यवहारिक होना चाहिए, समय आयु के लचीला नहीं होना चाहिए, उसके व्यवहार में होना चाहिए, वो क्या करना चाहता है, क्या करने लायक है। कभी कभी 50 साल का आदमी बहुत अधिक तेज होता है। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण दूं, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं उदाहरण नहीं देना चाहती जल्दी। एक उदाहरण दूं, मेरी एक बुआ है, मेरी बुआ है, बहुत अच्छी है, मेरी सगी तो बुआ है नहीं, लेकिन बुआ हम लोग सगी से ज़्यादा मानते हैं, हर काम प्रयोजन में आती हैं। उनकी उम्र है करीब 70 साल और अभी भी, पहले सूट वगैरह नहीं पहनते तो सूट पहनने लगी, और वो मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, वो इतनी तेज़ हैं कि जो काम सोचते हैं हम लोग करने के लिए कि अब चले काम करें उठ के, वो काम वो बोलेंगी बैठो मैं कर देती हूँ। और हम लोग 2 प्रकार की सब्जी, रोटी सब्जी, दाल चावल, सारी चीज़ बनाने में परेशान हो जाते हैं, और वो सिर्फ चलते फिरते बना देती हैं, इसके बाद और भी काम कर देती हैं। तो 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल में मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसकी इच्छा क्या है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या चला जाएगा? आंसर ए सही है और आर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए मानव विकास शोधकर्ताओं ने मानव विज्ञान के क्षेत्र से निर्जातीय पद्धति उधार ली है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक, संस्कृति की सामाजिक प्रक्रियाओं और अद्वितीय मूल्यों को समझने के लिए प्रतिभागी अवलोकन का उपयोग करता है। बात दोनों अपनी जगह पर सही है, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। हम लोग 2-3 बार पढ़े हैं, नेट का एग्ज़ाम जो दिए हैं उनको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेताओं के प्रशिक्षण की अनिवार्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल होता है: प्रतिभागी वातावरण, समूह समव्यवहार, यथार्थ स्थान, कार्य अवसर सृजित करना। आपको बताइए क्या है? चारों है। मैं तो अगर मुझे जोड़ने को मिल जाए ना तो मैं एक चीज़ ये जोड़ दूँ, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, एट लीस्ट वो डॉक्टरेट हो, यानी कि PhD जरूर किया हो। मैं ये अगर हो तो हो। प्रतिभागी वातावरण चाहिए, समूह समव्यवहार चाहिए, यथार्थ स्थान चाहिए, कार्य अवसर सृजित करना चाहिए, और पढ़ा लिखा होना चाहिए। कम से कम PhD तो होना ही चाहिए किसी भी नेता को, राजनीति और समाजशास्त्र दोनों में से किसी एक विषय में, मेरा मानना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोई समस्या नहीं है। नवप्रवर्तक शिक्षार्थी कौन सी विशिष्ट या विशेष प्रकार का अध्यापन शैली को ज़्यादा पसंद करता है? चर्चा को, प्रश्न और उत्तर को, स्वतंत्र परियोजना को, और सुनने को। नवप्रवर्तक जो होता है शिक्षार्थी, सबसे ज़्यादा आप उसको क्या बोलेंगे? आप बताएं क्या क्या उसको पसंद है। तो स्वतंत्र परियोजना बिल्कुल लगा दीजिए ध्यान से, इसमें तो कुछ भी नहीं आप समझ सकते। नवप्रवर्तक शिक्षार्थी जो होते हैं वो नया जो सीखने की बात करते हैं, वो सुनते भी हैं, नया सीखने वाला सुनेगा भी, प्रश्न करेगा उसको उत्तर भी मिलना चाहिए। चर्चा तब करेगा जब उसको समझ में चीज़ें आएंगी। नवप्रवर्तक चर्चा क्या करेगा? तो 2, 3, 4 ऑप्शन जो होगा वही सही है, ऑप्शन नंबर बी।
आ जाइए मूल्यांकन। मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा। अच्छा चलो ठीक है, तो मूल्य आ गया मूल्यांकन। आपको मैं बताऊं, पर कल से चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू होगा। इसके कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन, और इसके बाद फिर चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास सब लोग, जितने लोग यहाँ पर आते हैं, 20 लोग, 30 लोग, 35 लोग देखने, उन लोग से निवेदन है सभी लोग जरूर आइएगा देखने, कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, ये जितनी आपकी सीरीज है, कुछ 4-5 वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में नहीं डाला है, क्योंकि ऐसे पढ़ा के मैं डाल देती हूँ, इस समय मैं उसको प्ले लिस्ट में डाल दूँगी। आप लोग जितने लोगों ने देखा है ठीक है, जितने लोगों ने नहीं देखा है, बीच से देखना शुरू किए, वो शुरू से देखना शुरू करें। जितने लोगों ने देख लिया है वो लोग कोशिश करें कि जो है वो शुरुआत वाली वीडियोस को देखते चले। 100 वीडियो मतलब समझ रहे हैं 4 महीने लगातार चले तो 4 महीने, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक वीडियो आज की देखें, एक वीडियो फर्स्ट वीडियो देखें, एक वीडियो कल देखें, एक वीडियो सेकंड देखें। उससे क्या होगा, रिवीजन होते चलेगा आप लोगों का, ठीक है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। कल से बाल विकास है, सभी लोग आइएगा। आपकी बाल विकास में बहुत सारी ऑप्शंस आपके क्लियर नहीं होते, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको, किसने, फ्रायड है, ग्रास क्रैंडल है, पिगेट है, और क्लाइड क्लूक ओहिम है, ठीक है। बताएं आंसर, ग्रास और क्रैंडल। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। बताएं क्या परिभाषित किया गया है। अपनी योजना की प्रगति की जांच करना, आवश्यक होने पर सुधारक उपाय करना, ठीक है। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन, अपनी योजना की प्रगति का आप जांच करेंगे, जांच करने के बाद में अगर कोई आपको समस्या होगी तो आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। मैं सिर्फ आंसर आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऑप्शन क्या है, योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना, बिल्कुल नहीं। पहले बनाई गई आयोजित की गई गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करना, नहीं। आगे सूचना और उन सभी कार्यों की सूची बनाना जो किए जाने चाहिए, नहीं। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, लास्ट में आप देखेंगे क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं, ठीक है। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मूल्यांकन, प्रबोधन, निर्धारण, कार्यान्वयन, ठीक है। क्या है, पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यान्वयन, मतलब कि कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक है। संकलनीय मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणामों की माप करने की चेष्टा करता है, इस बात को तय करने में सहायता करता है कि कार्यक्रम को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। सही क्या है और गलत क्या है ये बताना है, ठीक है। तो संकलनीय मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणाम को माप करने की चेष्टा करता है, सही है। यह इस बात को तय करने में सहायता करता है कार्यक्रम को चालू रखा जाए या बंद किया जाए, बिल्कुल सही बात है, 200% सही है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी एकदम सही है। किसी अभिकल्प के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन मापदंडों का प्रयोग किया जाए, बताना है। ईमानदारी का अभिकल्प, व्यक्तिनिष्ठता का अभिकल्प, की योग्यता का, या अभिकल्प तत्वों की व्यवस्था का, या छूट का, बताएं। तो किसी अभिकल्प के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से जो मापदंड का उपयोग किया जाना चाहिए वो आपका क्या करना चाहिए, तो ईमानदारी होनी चाहिए, मूल्यांकन ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठता होनी चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है, व्यवहार कैसा है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, क्या जो है अभिकल्प की योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अभिकल्प तत्वों की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अभिकल्प तत्वों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अभिकल्प की योग्यता मतलब कि जो चीज़ें आपके पास है उनकी योग्यता, तो मूल्यांकन करने में योग्यता अब तो मूल्यांकन करेंगे क्या सही है क्या गलत है देखेंगे, यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी है,
विस्तार कार्यक्रम के लिए कार्य योजना के विकास हेतु उठाए जाने वाले कदमों को किस तरह से व्यवस्थित करना है, बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्तमान परिस्थिति का आप क्या करेंगे, सारांश तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, आप जो है सघन कार्यवाही के लिए समस्या का चयन करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, कार्यकलाप का क्रम तैयार करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और उसके मूल्यांकन करने के बाद नेताओं को आप क्या करेंगे, शामिल करेंगे, नामित करेंगे, सब करेंगे। 3, 1, 2, 4, 5 आपका जो ऑप्शन है वही सही है। और बढ़िए नेक्स्ट। जन पोषण समस्या की निगरानी और मूल्यांकन के लिए डाटा आंकड़ा जो है आपका विश्लेषण प्रक्रिया में उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाना है। पैटर्न, प्रचलन, संभावित स्पष्टीकरण पहचान करना, संकेतकों के आसपास सूचना संग्रहण, मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया हेतु मुख्य संकेतक का निर्धारण, विश्लेषण हेतु स्वरूप विकसित करना, आंकड़ों को स्पष्टीकरण रेखांकित करना, आपको सही क्रम में लगाना है। चलिए हम लोग सही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैटर्न देखेंगे। पैटर्न देखने के बाद में क्या करेंगे, संकेतों के आसपास की सूचना को आप क्या करेंगे, देखेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको मूल्यांकन बाद में करना है, ये आप समझेंगे। उसके लिए आप कुछ ना कुछ एक जो है तय चीज़ संकेत बना के रखेंगे कि हाँ ये सही होगा तो इसका जो है ये मापदंड सही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, तीसरा करना है, यानी कि ये। उसके बाद में क्या करना है, आपको विश्लेषण हुए तो जो है स्वरूप विकसित करना है, यानी कि 4। फिर उसके बाद में क्या करना है, आंकड़ों का स्पष्टीकरण, यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका ऑप्शन है, कहाँ पर है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़िया, आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, आज का 50वां क्वेश्चन है। व्यवस्थित मूल्यांकन किसी कार्यक्रम को प्रभाविता का निर्धारण करने में समर्थ बनता है। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त सूचना से किसी कार्यक्रम के गुण दोष का पता चलता है। बात दोनों बिल्कुल सही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जब भी आप नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा या आप एलटी का देंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। हो सकता है भाई नया पैटर्न आ रहा हो, पीजीटी या टीजीटी में एक आध क्वेश्चन ऐसे तार्किक आ ही जाए। मान लीजिए, देखिए कभी कभी हम लोग को क्या करना होता है, माना करके चलना पड़ता है कि मान वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन कम से कम 2 बार पढ़ना है। आप जब क्वेश्चन के ऑप्शंस को दोनों बार पढ़ेंगे ना तो आपको कम से कम 1.5 जो है ऑप्शन सही आ जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन है आपका ए और आर। आपका मतलब हो जाएगा कि आपको 75% समझ आ जाएगा। 25% अगर 75 समझ आए, 25% आप लॉजिक लगा लोगे। ठीक है, अब बिल्कुल दिमाग का जो है आदमी एकदम से खो दिया है, बिल्कुल एकदम से मतलब निराधार हो गया, उसको लग रहा है बस ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो कुछ नहीं होगा जीवन में, उसकी बात अलग है। लेकिन जो वहाँ बुद्धि लेकर बैठेगा वो 2 बार अगर क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको व्हाट्सएप का जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस समय कुछ नहीं जा रहा है, समय थोड़ा सा कम चल रहा है क्योंकि सब कुछ बहुत ही अव्यवस्थित चल रहा है, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। इसलिए बस समझ लीजिए किस प्रकार से समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, या तो मैं जानती हूँ या तो प्रभु जानते हैं। लेकिन ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा और कुछ अगर चाहेंगे तो वो भी वहाँ पर मिल जाता है, पढ़ाई से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।